फंड्स अरेंज करने के लिए बिजनेस का क्या क्या तरीके होते हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेस में दो तरीके से फंड्स होता है, एक को बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म और एक को बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म। तो जब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की, ठीक है, जब कभी भी हम बात करते हैं बिजनेस में सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की, तो फाइनेंस जब अरेंज किया जाएगा तो फंड्स आप सबको पता होना चाहिए कि किन किन सोर्सेज से आ सकता है। पहले बात करते हैं अपन जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, और दूसरा सोर्स हम बोलते हैं उसको डेट, है ना। अब कैपिटल की बात करें, देखो या तो पैसा आप कैपिटल के फॉर्म में बिजनेस में लगाओगे। जब कैपिटल के फॉर्म में बिजनेस में पैसा लगाओगे तो कैपिटल होगी दो तरह की। एक होती है आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरी होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और दूसरा तरीका होता है पैसा लगाने का डिवेंचर्स यानी डेट्स जिसको बोलते हैं, यानी इसको बोल सकते हैं अपन लोन, है ना, डेट या लोन। तो ये तीन मेजर सोर्सेज होते हैं। अभी हम समझते हैं कैपिटल में और डेट में, पहले तो समझ ले हम कि डिफरेंस क्या होता है। जब पैसा लगाएंगे तो या तो पैसा आप कैपिटल के फॉर्म में लगाओगे या डिबेंचर के फॉर्म में लगाओगे। देखो, कैपिटल और डिबेंचर का अगर हम डिफरेंस समझे और बहुत इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो क्या डिफरेंस हो सकता है। अगर हम बात करें कि कोई बिजनेस है, मान लेते हैं अपन कि किसी बिजनेस में 5,000, 50,000 इक्विटी शेयर हैं, 10 रुपए का एक। तो इक्विटी शेयर कैपिटल होगी इस बिजनेस में कितने रुपए, 5 लाख। 30,000 इनके पास 12% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल है, 10 की एक, तो 3 लाख रुपए हो गए प्रिफरेंस शेयर कैपिटल के। और 2,000 15% डिबेंचर है, 100 रुपए का एक, है ना। ये दोनों 10-10 के शेयर हैं और डिबेंचर 100 का है, तो 2,000 डिबेंचर 100 रुपए का एक, ये हो गए 2 लाख रुपए। अब देखो, बिजनेस में टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी टोटल फंड जो लगा है वो कितना लगा है, 10 लाख रुपए। और 10 लाख में से 5 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल के हैं, 3 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर के हैं, और 2 लाख रुपए डिबेंचर के हैं। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत थ्योरेटिकल पढ़ाने की बजाय आपको प्रैक्टिकली इसका मीनिंग समझा दूं कि भाई तीनों में डिफरेंस क्या होता है और किस सोर्स से फंड कब अरेंज करना चाहिए, ये भी समझेंगे हम लोग। अब सोचो कि अगर बिजनेस की इनकम, ठीक है, अगर हमारी इनकम जो है, बिजनेस का प्रॉफिट जो है, इसको बोलते हैं अपन ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। मान लो बिजनेस ने 20,000 रुपये कमाए, है ना, या बिजनेस ने 30,000 रुपये कमाए, या बिजनेस ने 50,000 रुपये कमाए, या 1 लाख रुपए कमाए, है ना, सॉरी, 1 लाख रुपए कमाए, या फिर बिजनेस ने 1,50,000 रुपये कमाए। अब होगा क्या, अगर हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको बात बोलते हैं ईबीआईटी को, प्रॉफिट यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ब्याज भी नहीं दिया है अभी इसमें से, टैक्स भी नहीं दिया है। अब इसको ध्यान से समझना, देखो 5 लाख के इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारे पास, 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और 2 लाख रुपए के डिबेंचर है। अभी आपको सब में डिफरेंस समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस होता है ना। और हमने मान लिया कि बिजनेस ने या तो 20,000 रुपये को प्रॉफिट कमाया, या 30,000 कमाया, 50,000 कमाया, किस हिसाब से बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया। तो सबसे पहले बिजनेस को देना पड़ता है इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट पे पैसा, आपने ब्याज पे पैसा उधार लिया है। तो डिबेंचर का जो अमाउंट है वो आपके लिए क्या है, लोन। कितने का लोन है, 2 लाख का। तो 2 लाख पे 15% क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। अब 2 लाख रुपए पे अगर 15% इंटरेस्ट देना है तो आपको 30,000 रुपये क्या लगेगा, इंटरेस्ट।
हर कंडीशन में आपको इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 30 है। प्रॉफिट आप कितना भी कमाओ, क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट तो फिक्स रहेगा। आपने बैंक से 2 लाख का लोन लिया या पब्लिक से 2 लाख का लोन ले लिया या 2 लाख के डिबेंचर इशू करे, तो उस पर आपको ब्याज कितना देना है? 30 हजार। आप चाहे 1 लाख कमाओ, चाहे 1.5 लाख कमाओ, चाहे 10 हजार कमाओ, ब्याज आपका क्या हो गया? फिक्स। तो ये आपने 30 हजार का क्या दे दिया? इंटरेस्ट। हाँ। तो 2 लाख में से 30 हजार का, सॉरी 20 हजार में से 30 हजार का इंटरेस्ट गया, तो पहले केस में तो आप 10 हजार लॉस में आ गए, दूसरे केस में आप नो प्रॉफिट नो लॉस में हो। यानी इसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स। ऊपर था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अब इंटरेस्ट हटा दिया तो अब क्या बचा? अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स देने के पहले। अगली कंडीशन में आपके पास कितने बचे? 20 हजार। 1 लाख में से 30 हजार गए तो बचे 70 हजार, और 1.5 लाख में से 30 हजार गए तो बचे कितने? 1,20,000। हाँ, अभी तीनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा कि हमको डिबेंचर क्यों इशू करना चाहिए, या प्रेफरेंस शेयर क्यों इशू करना चाहिए, और इक्विटी शेयर कब इशू करना चाहिए। अब बात करते हैं, जैसे ये प्रॉफिट आया, अब ये प्रॉफिट किसका बचा? शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर दो तरह के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो ये शेयर होल्डर क्या कहलाते हैं? कंपनी के ऑनर। तो कंपनी के ऑनर का पैसा, तो पहले तो इस पर इनको क्या देना पड़ेगा? टैक्स। मान लेते हैं गवर्नमेंट ने 50% टैक्स लगा रखा है, मान लेते हैं अभी 50% टैक्स है, तो पहले केस में कोई टैक्स ही नहीं क्योंकि लॉस में हो, दूसरे केस में ही प्रॉफिट नहीं है तो टैक्स नहीं है, तीसरे केस में 20 हजार के प्रॉफिट पे 50% यानी 10 हजार रुपये गवर्नमेंट ले लेगी आपसे टैक्स के, फिर 70 हजार में से 35 हजार गवर्नमेंट ने टैक्स के ले लिए, ठीक, और 1,20,000 में से 60 हजार रुपये काय के लग गए टैक्स के। अब आपके पास जो पैसा बचेगा, इसको बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या बोलेंगे? अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो पहले केस में तो लॉस में ही हो आप 10 हजार, दूसरे केस में नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ भी नहीं है, तीसरे केस में आपको 10 हजार का प्रॉफिट है, चौथे केस में 35 हजार, 70 में से 35 गए तो 35 हजार रुपये आपके पास बच गए, और 1,20 में से 60 गए तो कितने बच गए? 60 हजार। तो फ्रेंड सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखना, कोई भी प्रॉफिट, सारे देखो सेल में से सारे एक्सपेंसेस आप माइनस कर लो, सेल में से आपने माइनस कर दिए ऑल एक्सपेंसेस, और जितनी भी कॉस्ट है वो सब माइनस कर दी, तो क्या गया आपका? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी ये वो अर्निंग है जिसमें से इंटरेस्ट भी देना बाकी है और टैक्स भी, तो पहले हमने इंटरेस्ट माइनस किया, फिर माइनस किया टैक्स, तो क्या बच गया हमारे पास? अर्निंग आफ्टर टैक्स। और इस अर्निंग आफ्टर टैक्स में से पहले जो डिविडेंड मिलेगा वो किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि इनका नाम क्या है? प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मतलब प्राथमिकता, पहले इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, पहले पैसा आप लो, फिर जो बचेगा हम किसको देंगे? इक्विटी वालों को देंगे। तो पहले हम किसको देते हैं? प्रेफरेंस शेयर को। तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कितना देंगे? देखो प्रेफरेंस शेयर कितने के? 3 लाख के, और 3 लाख का 12%, तो 12×36। अब पहले केस में तो प्रॉफिट ही नहीं है तो देंगे ही नहीं, दूसरे केस में भी नहीं है तो नहीं देंगे, तीसरे में देना 36 है पर आपके पास प्रॉफिट केवल कितना है? 10 हजार, तो पूरा दे नहीं पाएंगे तो अपन अभी 10 हजार ही दे देंगे। चौथे केस में 35 हजार ही है, देना है 3 लाख का 12%, 36, तो 35 हजार ही दे देंगे, 36 है ही नहीं, लेकिन अगले में 60 है तो हम 36 हजार रुपये दे देंगे, और 36 हजार देने के बाद जितना भी पैसा बचेगा वो सब किसका है? इक्विटी वालों। तो अब जो पैसा बचा, पहले केस में इक्विटी शेयर वालों को 10 हजार का लॉस, दूसरे में नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना, तीसरे केस में 10 हजार में से 10 हजार ही चले गए तो क्या बचेगा? 0, फिर 35 में से 35 चले गए तो भी क्या बचेगा? 0, और 60 में से 36 चले गए तो बचे कितने? 24 हजार। अब सबको लग रहा होगा सर ये इक्विटी वालों को तो सबसे कम पैसा मिल रहा है, ये जो पैसा बचेगा ना इसको बोलते हैं अपन इक्विटी डिविडेंड या अर्निंग फॉर इक्विटी। श्वेता बंसल जी गुड इवनिंग, है ना। तो ये, अब इसको अब ध्यान से समझे, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर इक्विटी शेयर वालों को पैसा तो क्या मिल रहा है? सबसे कम मिल रहा है, 24 हजार रुपये ही मिल रहा है, हम 1.5 लाख कमा रहे हैं, उसमें से पहले डिबेंचर को दे रहे हैं, उसके बाद टैक्स चुका रहे हैं, और उसके बाद जो पैसा बच रहा है उसमें से प्रेफरेंस शेयर वालों को दे रहे हो, फिर किसके लिए पैसा बच रहा है? इक्विटी वालों के। लेकिन अब आप एक चीज सोचो कि 1.5 लाख रुपए कमा रहे तो इक्विटी वालों को 24 हजार बच रहा है, लेकिन अगर यहीं हम 5 लाख रुपए कमाने लग जाए, ठीक, तो इक्विटी वालों को देखो, डिबेंचर वालों को 30 ही देने, मान लो 1.5 लाख की जगह अगर हम 3 लाख कमाएं, तो 3 लाख रुपए अगर मैं कमाऊंगा
तो इक्विटी ये डिबेंचर वालों को 30,000 दे दूंगा, बचेंगे 2,70,000। 270 में से 1,35,000 का 50% टैक्स लग गया, बचेंगे 1,35,000। और 1,35,000 में से 36,000 रुपये किसको देने? प्रेफरेंस वालों को। तो अब जितना भी पैसा बचेगा एक्स्ट्रा लास्ट में, वो सब किसका रहेगा? इक्विटी वालों का रहेगा। तो इक्विटी वालों को सबसे लास्ट में मिलेगा, लेकिन जितना भी सारे खर्चे करने के बाद बचेगा वो किसके पास बचेगा? इक्विटी वालों के पास बचेगा। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं? प्रायोरिटी पे जो खर्चे हैं वो देते हैं। जैसे लाइट का बिल है, नहीं तो लाइट कट जाएगी, टेलीफोन का बिल, लाइट का बिल, है ना, घर पे दूध का, राशन का, ये सारे खर्चे करने के बाद उसके बाद जो पैसा बचता है वो अपने पास रखते हैं। अब वो अगर कम इनकम कमाएंगे तो सारे खर्चे करने के बाद उनके पास कम बचेगा, और ज़्यादा कमाएंगे तो सारे खर्चे तो लिमिटेड है, फिक्स है, उतने करने के बाद उनके पास पैसा क्या बचेगा? ज़्यादा। तो इसी प्रकार इक्विटी शेयर होल्डर वाले कंपनी के क्या है? ऑनर्स है। जब ये शुरुआत में कम पैसा कमाते हैं, मान लो 20,000 ही कमा रहे हैं, पर इनको इंटरेस्ट ही कितना देना है? 30। तो ऐसे केस में इनको लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनके पास लोन का ब्याज चुकाने के पैसे भी नहीं है ना। लेकिन अगर इनकी इनकम बढ़ जाती है, जब आपको लग रहा है कि ब्याज तो 30 ही देना और हम 1,00,000 कमा रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? डिबेंचर इशू करना चाहिए। और सिंपल सा एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, कोशिश करता हूँ एक और तरीके से। सपोज करो आपको 10,00,000 रुपीज की किसी बिजनेस में रिक्वायरमेंट है, 10 लाख रुपए चाहिए। अब आपके पास या मिस्टर एक्स जो हैं उनके पास 5,00,000 रुपए हैं, ठीक। अब उनको चाहिए कि 5,00,000 रुपए और कहीं से आ जाए, तो उनके पास दो ऑप्शन रखते हैं। पहला ऑप्शन है या तो वो बैंक से 5,00,000 रुपए ले ले, पहला ऑप्शन हो गया बैंक से 5,00,000 रुपए ले ले। या फिर उनके पास अल्टरनेट ऑप्शन है ना, या तो बैंक से ले ले, या फिर अल्टरनेट क्या है उनके पास? अल्टरनेट है कि किसी वाई को पार्टनर बना ले और उससे कितने रुपए ले ले? ठीक है, पैसा कितना चाहिए? 10,00,000। अब ये 5 तो खुद के पास है, अगले 5 के लिए या तो वो बैंक से ले ले या फिर वाई से ले ले। दोनों ही केस में बिजनेस में टोटल इन्वेस्टमेंट वो हो गया 10,00,000 रुपए का, है ना। अब ये जो बैंक ने लोन दिया, ये दिया इन्होंने 8% पे, कि बैंक बोलती कि हमको तो 8% ब्याज चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मान लो इस 10,00,000 रुपए पे इन्होंने 6% प्रॉफिट कमाया, तो इनकी इनकम कितनी हो गई? 60,000। अब 60,000 प्रॉफिट इन्होंने कमाया, इसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब बैंक वालों से अगर इन्होंने पैसा लिया तो 5,00,000 पे 8%, इनको कितना देना पड़ेगा? 40,000 रुपए तो इंटरेस्ट के लग जाएंगे, और इनके पास कितने बचेंगे? 20,000 रुपये, है ना। अब समझो 60,000 कमाए, उसमें से बैंक को 5,00,000 का 8%, 40,000 दे दिए, इनके पास कितने बचे? 20। लेकिन अगर ये पैसा बैंक से नहीं लाते हैं तो ये 60,000 रुपये में से इनको ब्याज देना ही नहीं पड़ता, पूरे 60,000 बचते हैं। और पूरे 60,000 कितने लोगों के? एक तो एक्स के हैं और एक वाई के, क्योंकि अब ये दोनों ऑनर्स हैं, यानी दोनों इक्विटी शेयर है, दोनों का इक्वल राइट है। इक्विटी मतलब इक्वल राइट, तो इक्वल राइट है, तो ये 60,000 दो लोगों में बढ़ जाएंगे। तो एक्स को भी मिलेंगे 30,000 और वाई को भी मिलेंगे 30,000। तो यहाँ के केस में हमको दिख रहा है कि बजाय बैंक से लोन लेने के, क्योंकि लोन लोगे तो एक्स के पास, ये देखो 5,00,000 पे ब्याज दे दिया, अब जो बचा वो केवल किसका है? एक्स का है। और यहाँ पर ब्याज नहीं देना है, तो जो 60,000 बचा वो एक्स का भी और वाई का भी। तो दोनों के हिस्से में कितना है? 30-30। और एक्स के हिस्से में कितना है पहले केस में? 20। अब आपको लग रहा है कि सर हमको तो एक काम करना चाहिए, बजाय लोन लेने के पार्टनर ही बनाना चाहिए। लेकिन ये हर केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप मान लो यहाँ पर 80,000 रुपये कमा लेते हो, अगर आपका प्रॉफिट कितना आता है? 80,000 आता है, ठीक है। या इसको मान लेते 1,00,000 रुपये प्रॉफिट कमाए, चलो 1,00,000 रुपये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। 000000, ये आपका 1,00,000 प्रॉफिट है। और 5,00,000 का 8% आपको कितना देना? 40,000 रुपये इंटरेस्ट देना पहले केस में, तो बचेंगे कितने? 60। अब ये 60 किसके हैं? ये सिर्फ एक्स के हैं।
और 1 लाख में से सेकंड केस में क्योंकि आपने पार्टनरशिप करी है वाई के साथ, तो पूरा 1 लाख क्या है, प्रॉफिट है, कि अब ब्याज तो देना ही नहीं है। और ये 1 लाख प्रॉफिट सिर्फ एक एक्स का है क्या, नहीं, ये दोनों का है। तो 50,000 किसको मिलेंगे, एक्स को, और 50,000 किसको मिलेंगे, वाई। तो पहले केस में एक्स के पास 60 बच रहे हैं और दूसरे केस में 50 ही बच रहे हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर बिजनेस से कम पैसा कमा पा रहे हो या जितना ब्याज देना है उतना भी इनकम नहीं कर पा रहे हो, तो आपको लोन नहीं लेना चाहिए, पार्टनरशिप करना चाहिए, यानी इक्विटी शेयर से पैसा अरेंज करना चाहिए। और अगर आप बिजनेस से जितना ब्याज लोन का लोगे, लोन पे जितना इंटरेस्ट देना है, अगर उससे ज़्यादा आप अर्न कर पा रहे हो, जैसे मान लो बिजनेस में हमको लग रहा है कि लोन हमको मिल रहा है 10% पे और हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करें तो 15% कमा सकते हैं, तो फिर पैसा हमेशा लोन से लाना चाहिए, क्योंकि लोन में रिस्क तो है, इंटरेस्ट फिक्स देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जितना बचेगा वो सब आपका है, ओनर का। लेकिन अगर आप ऑनरशिप ट्रांसफर करते हो या पैसा लोन की बजाय, डिबेंचर की बजाय इक्विटी इक्वल पार्टनर बना करके पैसा मर्ज करते हो, तो जितना भी प्रॉफिट आएगा वो सब में डिवाइड हो जाएगा। लोन लोगे तो सब में इक्वल डिवाइड नहीं होगा, लोन वालों को तो फिक्स देना है कि इतना ही तुम्हारा, बाकी सब हमारा। जबकि पार्टनरशिप के केस में या इक्विटी के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ पार्ट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जितने भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होंगे उसमें। तो आई होप कि अब आपको ये मीटिंग तो समझ में आ गया होगा शेयर्स क्या होते हैं और डिबेंचर्स क्या होते हैं। क्योंकि शेयर्स पे आपको क्या करना पड़ता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है जितने शेयर होल्डर्स होते हैं उनके बीच में प्रॉफिट को, है ना।